चलिए, तो ये टॉपिक है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। तो सबसे पहली बात है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं आपके RCOOH, इनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल हमेशा H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। और इसका कैल्शियम के साथ लवण बनाता है तो हम तो कैल्शियम का कोई क्षार ले लेंगे, जैसे मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH- देगा? दो। और ये H+1 देगा, तो ये भी कितने ले लेता हूं मैं? दो। तो ये दो OH देगा और ये दो क्या देगा? H देगा। और ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे? लवण। और लवण बनेगा तो बताओ, तो यहाँ से H+ जाएगा, यहाँ से OH- जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOO का होल ट्वाइस Ca+2H2O। भाई चेक करो, H+OH ले जाएगा, H+OH ले जाएगा, दो जलकणों निकल के बाहर। और आपका जो Ca है ये RCOO के दो अणुओं पर जुड़ जाएगा, Ca अकेला। तो RCOO के दो अणुओं पर क्या जुड़ गया? Ca। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण। क्या कहते हैं इसको? ये लिखा हुआ ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण ये है, ये सूत्र है RCOO का होल ट्वाइस और Ca। ठीक है ना। अब इसमें आपके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैं ये ले लेता हूँ HC_O और ये आपका O। यहाँ पर H होता है तो उसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? और इस फॉर्मिक अम्ल में हमने दोनों H हटा दिए, इसका भी H गया, इसका भी H गया, और दोनों किससे जुड़ गया? आपके Ca से। तो ये बन गया आपका कैल्शियम लवण। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। फिलहाल मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रॉपर। क्या नाम है? बोलिए, पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसका शुष्क आसवन करेंगे। शुष्क क्या करेंगे? आसवन। और तो शुष्क आसवन करने के लिए सिर्फ इसको क्या कर देते हैं अपन? गर्म कर देते हैं वायु की अनुपस्थिति में। तो जैसे ही आप गर्म करोगे तो इसी में से ही इसका जो अणु है ये आराम से टूट जाता है, और ये यहाँ से CO2 तो ये रहा, और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले जाता है। तो क्या बन जाएगा? CaC1 2 और 3 CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का निकल जाएगा बाहर। तो इधर बचा क्या है? HC_O। ये जो बच गया है वो लिख देता हूं मैं HC_O। और इसके बाद इधर से क्या लग जाएगा? आपका H लग गया। तो ये क्या बन गया? आपका एल्डिहाइड। क्या नाम इसका? फॉर्म एल्डिहाइड। क्या नाम इसका? फॉर्म एल्डिहाइड। रूट पद्धति में इसको यही कहते हैं। और साथ में क्या बन गया आपका? CaCO3। बताओ कोई समस्या है क्या? अरे आगे क्या? अब यहाँ पर अगर H की जगह RR होता तो यहाँ RR आ जाता, और RR आते क्या हो जाता है? कीटोन हो जाता। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ RC_O और ये आपका O। ऐसे ही RC_O और ये आपका O। ठीक है ना। किससे जोड़ दिया मैंने? Ca से। तो सेम प्रोसीजर है, क्या निकलेगा? CaCO3 हमेशा बाहर निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा तो RC_O इधर बच रहा है और R इधर बच रहा है। बताओ क्या बन जाएगा? RC_O तो एक तरफ बच रहा है, RC_O इधर क्या बच रहा है आपका? R। ये इसी पे आकर के जुड़ जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा? CaCO3। क्या किया आपने? इसका शुष्क आसवन। ठीक है ना। और शुष्क आसवन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गर्म। तो इसका नाम तो था कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का था। इसमें है R। तो R में अगर CH3 होता तो अपन कह देते कैल्शियम एसीटेट, लेकिन एसिटिक अम्ल का है ही नहीं है, ये R लगा हुआ है, तो क्या कहोगे? कैल्शियम एल्केनोएट। ठीक है ना। तो इसका नाम रख रहा हूं मैं कैल्शियम, क्योंकि सभी के लिए कॉमन हो गया कैल्शियम एल्केनोएट। ठीक है ना। एल्केनोइक अम्ल कहते हैं, तो एल्केनोएट हो जाएगा ये। तो ये आपके क्या है? ये तो बन गया एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया आपका? कीटोन। क्या बन गया आपका? कीटोन। तो शुरुआत समझ में आई, बात समझ में आई। क्या कहोगे जब किसको? कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन किया जाता है तो बताओ क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, जब लिखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन किया जाता है
शुष्क आसवन किया जाता है तो एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही लिखना, ठीक है ना। अब उसके बाद नंबर 1 लिखना, मैं पहले उदाहरण लिखा रहा हूं आपको। क्या कहोगे? जब कैल्शियम फॉर्मेट, जब किसका, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। नंबर 1 डाल करके लिखोगे आप, लिखो जब, उदाहरण डालो, नंबर 1 लिखो, लिखो जब कैल्शियम फॉर्मेट का, कैल्शियम फॉर्मेट का, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन किया जाता है, शुष्क आसवन किया जाता है तो फॉर्म एल्डिहाइड प्राप्त होता है। शुष्क आसवन किया जाता है तो फॉर्म एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फॉर्म एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को लिखोगे, मैंने लाइन खींच रखी है, इस लाइन से ऊपर वाली, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसकी ये रिएक्शन लिख दो आप। बना दो। बन गया? लिख दिन से ऊपर रिएक्शन। अब बताओ नंबर 2 उदाहरण डालो, नंबर 2 बताओ क्या कहोगे? जब कैल्शियम एल्केनोइड का, जब कैल्शियम एल्केनोइड का शुष्क आसवन किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं? कीटोन। लिख दीजिए नंबर 2 डाल करके, लिखो जब कैल्शियम एल्केनोइड का, जब कैल्शियम एल्केनोइड का शुष्क आसवन किया जाता है, शुष्क आसवन किया जाता है तो कैल्शियम एल्केनोइड का शुष्क आसवन किया जाता है तो कीटोन प्राप्त होते हैं। और इस रिएक्शन को लिख दीजिए आप, तो कीटोन प्राप्त होते हैं। और फिर इस अवयव लिख दीजिए आप, ये कैल्शियम एल्केनोइड है, इसमें आर लगाना है केवल एच की जगह पर, और कुछ चेंज नहीं है। आर सी डबल ओ, आर सी डबल ओ। इसका होल ट्वाइस भी लिख सकते थे अपन, फिलहाल प्रैक्टिस कर लो जिस प्रकार से करने की। और ये कीटोन बना दीजिए, CSO3 का निकल जाएगा आपका बाहर। बन गया? क्यों भाई? 7 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और रह गए बेचारे 2-3 एक वाले। चलो हटाऊं भाई मैं इसको। बन गया ना? कीटोन लिख दिया ना आपने यहाँ पे, ये कीटोन बन गया, यहाँ क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कितना? थोड़ा सा। ये तो फॉर्मल्डिहाइड बना और उसके बाद सीधा एक कीटोन बन गया, बीच में एक एल्किल एल्डिहाइड आना चाहिए, यानी कि एक तरफ आर समूह भी आना चाहिए, वो तो नहीं बना है। तो उसको भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अभी तक तो मैंने फॉर्मल्डिहाइड बनाया है और आपका सीधा कीटोन बन गया। अब आपको एल्किल एल्डिहाइड और बनाना है, तो देखो क्या करोगे आप लोगे ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, और ये आपका CH, फिर ये O, और ये RC डबल बॉन्ड O। बताओ इसका क्या नाम है? ये कैल्शियम एल्केनोइड, यही तो लिया है मैंने ऊपर। और इसमें मैं साथ में ले लेता हूं HC डबल बॉन्ड O, O, CA, HC डबल बॉन्ड O, और ये O किससे जुड़ गया? CA से।
इसका क्या नाम है, जल्दी से बताओ। इस वाले का नाम तो ये रहा, क्या नाम है, अरे बोलो। कैल्शियम, बोलिए भाई जल्दी से, एल के नो एट, ठीक है ना। और इसका क्या नाम है, कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट, पढ़ा चुका हूं दोनों का। अगर आप इन दोनों का मिश्रण ले लो और इसका शुष्क आसवन कराओ, क्या कराओ भैया, शुष्क आसवन, तो शुष्क आसवन कराओगे तो मैंने आपको प्रोसीजर समझा रखा है कि भाई क्या निकलेगा, सी ए निकलेगा और साथ में क्या निकाल के ले जाएगा, ये CO3, ऐसे निकाला था हमने। सी ए गया, CO2 तो इधर से गया, ए को इधर से गया, CaCO3। ऐसे मैं इधर से निकाल देता हूँ CaCO3, कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ऊपर वाला जाएगा नीचे वाला जाएगा, ये ऊपर वाला भी जा सकता है और नीचे वाला भी जा सकता है, चेक करो, ढंग से चेक करना। तो यहां से CaCO3 गया तो इधर तो क्या बचा, H, क्या बचा H, और इधर क्या बच रहा है, RC डबल बॉन्ड O। तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि RC डबल बॉन्ड O इसके खुद के R से नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, यानी कि कीटोन भी बनेगा। और इसका HC डबल बॉन्ड O H नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं, इसकी वजह से जो मिश्रण वाला उत्पाद है, यानी कि RC डबल O पे क्या लग जाएगा, H, चेक करना, RC डबल बॉन्ड O पे क्या लगेगा, H, बन गया एल्किल एल्डिहाइड। इसके RC डबल बॉन्ड O पे मैंने क्या लगा दिया, H, इधर देखो, ये देखो H है, C डबल बॉन्ड O है, इस पे क्या लग जाएगा, R, H है, C डबल बॉन्ड O है, इस पे क्या लग जाएगा, R, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O पे क्या लगा दो, R, तो यही बनेगा। कितने अणु बन रहे हैं इसके, दो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां से ये खुद के साथ अभिक्रिया करके कीटोन बनाएगा, यहां से अभिक्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन ये आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो एल्किल एल्डिहाइड भी प्राप्त होगा, और सबसे ज्यादा मात्रा एल्किल एल्डिहाइड की होगी, यानी कि मुख्य उत्पाद आपका क्या होगा, ये एल्किल एल्डिहाइड। बताओ कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई। मैं यहाँ फिलहाल दो लिख देता हूँ क्योंकि मैं सीधी रिएक्शन दिखा रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड OH, एक तो ये हो गया, और आपका RC डबल बॉन्ड O और H, एक ये हो गया, दो हो गए। और प्लस में क्या लिख दूं मैं, CaCO3 के कितने अणु, कितने अणु निकले CaCO3 के, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। तो मुख्य उत्पाद यही बनेगा, कौन सा, एल्किल एल्डिहाइड। अगर दोनों का मिश्रण लोगे तो उत्पाद में फॉर्मेल्डिहाइड भी होगा और उसके अलावा कीटोन भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा एल्किल एल्डिहाइड की होगी, और इसकी वजह से ये क्या होगा, मुख्य उत्पाद। तो फिर लिखो नंबर 3, दो बातें हो गई हैं, तीसरी बात लिखो, लिखो जब, नंबर 3 लिखो, लिखो जब कैल्शियम एल्केनोइड, जब कैल्शियम एल्केनोइड वह कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एल्केनोइड व कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है, के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है, के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है, तो के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है तो मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है भैया, मुख्य उत्पाद एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को लिख दीजिए आप, यहां से यहां तक आज आपकी एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सारी विधियां खत्म हो जाएंगी। तो ये जो लाइन है, इस लाइन से सिर्फ ऊपर वाला पढ़ना है आपको, ये लिखना है, कैल्शियम एल्केनोइड बनाओ, कैल्शियम फॉर्मेट बनाओ, और इसमें इस प्रकार से CO3 निकालना, इसमें Ca के साथ नीचे वाला CO2 और ऊपर वाला O निकालो, तो इसमें ऊपर वाला CO2 नीचे वाला O निकालना, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। RC डबल बॉन्ड O पे क्या लग गया, H, बन गया आपका एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड O पे क्या लग गया, H, क्योंकि R इधर ही जुड़ेगा जिधर बन टूटा है, तो RC डबल बॉन्ड O पे जुड़ेगा, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, H। तो एल्किल एल्डिहाइड के दो अणु बनेंगे।
और इसी की वजह से इसकी लब्धि क्या होती है, ज्यादा होती है। मुख्य उत्पाद ये होता है। अब शुष्क आसवन के लिए आप चाहो तो एक चिन्ह किसका लगा सकते हो, गर्म करने। आप क्लास को शेयर भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मेरे ख्याल से शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा इसमें आपके लिए। और जो जिन स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया है, आपके साथ वाले हैं, तो वो शायद उससे ज्वाइन कर लेंगे। एक बार ट्राई करके देखना आप। बन गया भैया? अरे बन गया ना? पूरा टॉपिक पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब देखो पेपर वन में पहला प्रश्न कैसे देगा। प्रश्न ऐसे देगा कि यहाँ आर की जगह क्या लगा देगा, CH3। यहाँ भी क्या लगा देगा, CH3। अब बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। बताओ कैल्शियम एसीटेट होने के बाद अगर इसका शुष्क आसवन कराओगे आप तो क्या बनेगा। पेपर वाला कैल्शियम एल्केनोइड नहीं कहेगा, वो यहाँ पर CH3 लगा देगा। तो नाम हो गया एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। हालांकि आपको ये आना भी चाहिए, एसीटेट कम से बनता है एसीटेट। CH3COOH में से H हटाना है केवल। CH3COO के दो अणु जुड़ते हैं Ca के साथ, तो ये जो आपको यौगिक का सूत्र आपको आना चाहिए। और जैसे शुष्कासन करोगे तो वो तो बनेगा, Ca जाएगा साथ में, यहाँ से CO2 जाएगा, यहाँ से O ले जाएगा, तो CaCO3 निकल जाएगा। बताओ क्या बना दूं, जल्दी से बताओ क्या बनाऊं। CaCO3 बाहर निकल गया, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, CH3C11O पर, CH3C11O पर क्या जुड़ जाएगा, CH3। बताओ क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन, या प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं। ये बन गया अपना। लेकिन किसका किया है, कैल्शियम एसीटेट का। पेपर वाला जो आपने कॉपी में पढ़ा है उससे अलग नाम देकर के पूछेगा। तो ये नाम और सूत्र आपको आने चाहिए। याद रह जाएगी बात, नहीं रहेगी। क्या है ये, कैल्शियम एसीटेट का अगर क्या कराओगे शुष्क क्वेश्चन, तो कीटोन बनेगा कौन सा, एसीटोन कह सकते हैं इसको अपन रूढ़ पद्धति के आधार पर। IUPAC का प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं। क्लियर है कहानी। क्या है ये, कैल्शियम एसीटेट। अब वो इस अवक्रिया को ऐसे भी नहीं कहेगा, तो वो और अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करके दे देगा। वो आपको ऐसे लिख के दे देगा, CH3C00 का होल ट्वाइस सी। बताओ पहचान कर लोगे इसकी या पहचान नहीं होगी। मैंने आपको एक बार भी नहीं लिखा है ऐसा। तो अगर ऐसा लिख के दे दें तो ध्यान रखना, ये CH3C00 का होल ट्वाइस है, और सी है, यानी कि ऐसी प्रकार से सूत्र लिख सकते हो इसका। लिख लोगे क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, CH3 है, C डबल बॉन्ड O, और ये O है। CH3C00 का मतलब यही होता है। और इसके दो अणु हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये O है। और दोनों किसमें जुड़े हैं, Ca पर। ये वाला अणु और ये वाला अणु बिल्कुल एक जैसा ही है। पहचान करना आना चाहिए। अगर आपने सही सही पहचान कर लिया पेपर में, तो फिर आपसे नहीं छूटेगा, फिर गड़बड़ नहीं होगी आपसे, फिर बिल्कुल क्या होगा, सही जाएगा आपका। बताओ, CH3C00 का होल ट्वाइस, और क्या आ गया आपका, Ca। पहचान कर लोगे, अरे कर लोगे। चलो एक प्रश्न लिख दीजिए। लिखो, एक प्रश्न लिखिए, इसके बाद लिखो क्या होता है। प्रश्न लिखिए, लिखो क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाता है। जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाता है। बताओ, अगर ये प्रश्न बोर्ड में आ जाए तो दिमाग में कोई बात जा रही है कि शुष्क आसवन नामक शब्द कहीं पढ़ा था क्या। और ये कैल्शियम एसीटेट, क्या इसे महसूस हो रहा है कि ये कैल्शियम तो है ही, और क्या है, एसीटेट यानी कि एसिटिक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या है, कैल्शियम लवण है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। अगर आप इतना विचार कर लोगे कि ये कैल्शियम एसीटेट क्या है, तो कैल्शियम लवण है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्लों का, और उसका पूरी विधि आ जाएगी आपकी
क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से, ऐसा पढ़ा हुआ है। माइंड में एक बात क्लिक कर गई तो आंसर आ जाएगा आपका। तो प्रश्न लिख लिया क्यों भाई गोपाल? तो आंसर में ये लिखना है आपको CH3C डबल बॉन्ड O O, या मैं इसको ऐसे लिखा दूं CH सीधा ही CH3C डबल O का होल ट्वाइस Ca। तो तुम यहीं से इसका ऐसे लिख सकते हो, क्या करा रहे हो आप, इसका शुष्क आसवन करा रहे हो। तो आपको पता है CaCO3 बाहर निकलेगा, तो एक तो Ca गया, एक यहाँ से CO2 हटा दो, एक और हटा दो, मतलब एक ऑक्सीजन। तो क्या बच जाएगा, CH3 बचेगा, दो तो CH3 बचेंगे और एक CO बच जाएगा। तो तब क्या बच जाएगा, CH3 CO और क्या बन जाएगा CH3 प्लस CaCO3। ये तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पेपर वाला इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो लाइन आंसर लिखिए, लिखो जब कैल्शियम एसिटेट का आंसर डाल लिखो, लिखो जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो एसीटोन प्राप्त होता है। अब भी आप गलत करके आओ तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो एसीटोन प्राप्त होता है। और अब आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए, एसीटोन प्राप्त होता है, ये रिएक्शन लिख दीजिए आप। लिख दी भाई अब गया। देखो बोर्ड सही दिख रहा है ना? वेरी गुड। हम्म, चलिए बन गया ना आपका ये। अब नई हेडिंग डालिए, आप लिखो ग्लाइकोलों, हेडिंग डालो, लिखो ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से। इंपॉर्टेंट डाल देना, बहुत बार प्रश्न आया है इस पे। लिखो ग्लाई कॉलम के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से हेडिंग डाल दीजिए, ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से। सबसे पहली बात कि ग्लाइकोल क्या होते हैं, तो मैंने आपको लिखा रखा है कहीं ना कहीं, ऐसे यौगिक जिनमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर दो क्या होते हैं भैया, OH समूह उपस्थित होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोल कहते हैं। लिखा रखा है ऐसा, बोलो। चैप्टर संख्या 10 जब पढ़ाया था तो वहां पर ग्लाइकोल काम आए थे कहीं? अरे आए थे क्या? चैप्टर संख्या 10 में ग्लाइकोल किसी को याद आ रहे हैं कहाँ काम आए थे? तो याद करो, विस्नल डाई हैलाइड बनाए थे तब काम आया था, ठीक है ना? तो अब बताओ आप मुझे, जो ग्लाइकोल हैं उनका ऑक्सीकरण कराएंगे तो मैं सबसे पहला सबसे प्रारंभिक ग्लाइकोल ले रहा हूं CH2OH और CH2OH। बताओ क्या इसमें दो निकटवर्ती कार्बन पर दो OH हैं? अरे है ना? तो इसका रूट पद्धति में इनको क्या कहते हैं, ग्लाइकोल। लेकिन दो कार्बन वाला है इसलिए इसका नाम है एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका, एथिलीन ग्लाइकोल। इन ग्लाइकोलों का जो ऑक्सीकरण कराएंगे वो कराते हैं HiO4 की उपस्थिति में, इसे कहते हैं पर आयोडिक अम्ल। क्या नाम है इसका, बोलो? पर आयोडिक अम्ल। पर आयोडिक अम्ल के अलावा यहाँ पर एक चीज और ले सकते हैं, वो है CH3C डबल O का होल 4 PB। इसको कहते हैं आपका लेड टेट्रा एसीटेट। क्या नाम है, या टेट्रा एसीटेट लेड भी कह सकते हैं। हालांकि नियम के हिसाब से पहले धनायन को कहना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, ये धनायन भी बड़ा है तो ये भी लिख देते हैं टेट्रा एसीटेट लेड, ठीक है ना? टेट्रा एसीटेट लेड कह देते हैं या लेड टेट्रा एसीटेट, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि लेड को पहले लिखना चाहिए, लेड टेट्रा एसीटेट। तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑक्सीकारक हो, कोई सा भी क्या हो,
ऑक्सीकारक हो, अभिक्रिया करना सीख लो आप। अभिक्रिया जब भी करोगे आप, इन दोनों में से कोई सा भी एक अभिकर्मक आपको लिखा मिलेगा, इसका मतलब समझ जाना कि ये दोनों ऑक्सीकारक हैं, और ऑक्सीकारक क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? और मैं आपको ऑक्सीकरण का प्रोसीजर समझा चुका हूं आपके लिए। ऑक्सीकरण हमेशा क्रियात्मक समूह और उससे जुड़े किस पर होता है, कार्बन पर होता है। तो क्रियात्मक समूह देखो, एक तो ये रहा OH, क्या इस पर हाइड्रोजन है? अरे बोलो। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, लेकिन हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। आपने पढ़ रखा है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑप्शन होता है, तो हाइड्रोजन का हटना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इसलिए ध्यान देना, आप गौर करना, यहाँ क्रियात्मक समूह है, इस पर भी हाइड्रोजन है, ये भी क्रियात्मक समूह है, इस पर भी हाइड्रोजन है। तो पहले भाग क्रियात्मक समूह ही लेंगे, तो इसका H चला जाएगा, इसका भी क्या चला जाएगा, H। तो दोनों H जो है यहाँ से क्या ले जाएंगे, O, क्या निकल जाएगा, जल। चेक करना क्या बना, समझना बात को। मैंने इसका H हटाया, इसका भी H हटाया, तो ये बच गया CH2 सिंगल बॉन्ड O, और ये बच गया CH2 सिंगल बॉन्ड O। इसका भी H गया, इसका भी H गया, और यहाँ से क्या गया, O। ऑक्सीकारक ऑक्सीजन देगा, जल बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस अवस्था में ये जो बना है, ये जो मिला है आपको, क्या इसमें ऑक्सीजन की संयोजकताएं कंप्लीट है? बोलो, है या नहीं है? नहीं है। इस ऑक्सीजन का एक ही बंद है, इस ऑक्सीजन का एक ही बंद है। तो इस अवस्था में जो कार्बन कार्बन के जो बीच का बंद होता है, ये टूट जाता है, और ये टूट जाएगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो जो वैलेंसी फ्री हुई है उसको किसके साथ जुड़ जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ द्विबंध का निर्माण कर लेता है। और देखो CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। आप तो ये ऐसे ध्यान रखना, मैं सिखा रहा हूँ आपको, गौर करना कि यहाँ से H, यहाँ से H गया, और यहाँ से क्या गया, O, जल बाहर निकल गया। और इसके बीच का बंध तोड़ देना, ये वाला बंध हमेशा तोड़ना है, जहां आपका OH जिस कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं, दोनों कार्बन के बीच का बंध टूट जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड O इधर हो गया, और CH2 डबल बॉन्ड O इधर हो गया। बताओ कितने बन जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड O कितने बन जाएंगे आपके, दो। और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, जल। क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? भाई इसमें क्रियात्मक समूह दो हैं, तो दोनों क्रियात्मक समूह पर हाइड्रोजन है, तो दोनों क्रियात्मक समूह ही पहले क्या देंगे आपको, हाइड्रोजन देंगे। ये आप यहाँ पर ऑक्सीकारक लोगे HiO4 या CH3, C डबल O का हॉल 4Pb, और ये ऑक्सीकारक है, क्या देगा आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो, जल्दी से बताओ। ये एथिलीन ग्लाइकोल है, और इस एथिलीन ग्लाइकोल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इन दोनों में से कोई सा, इन दोनों के अलावा और कोई ऑक्सीकारक काम में नहीं लोगे, ये दोनों ही ऑक्सीकारक इस प्रकार से आपके कराते हैं। क्या बन जाएगा आपका, ये फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, अब बताओ, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास है CH3 CHOH CH2OH। बताओ क्या यह ग्लाइकॉल है, जल्दी से बताओ, क्या ये ग्लाइकॉल है? क्या इसमें दो निकटवर्ती कार्बन पर दो OH हैं? बिल्कुल है। इसका नाम बताओ, जब इसमें दो कार्बन थे एथिलीन, तीन कार्बन, तो क्या कहोगे, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। बताओ ऑक्सीकारक कोई सा भी ले लो, मैं एक ले लेता हूं इसमें से, मान लीजिए HiO4 ले लेता हूं, और ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। मैं आपको बता चुका हूं प्रोसीजर। बताओ ये ऑक्सीजन का क्या लेगा, क्रियात्मक समूह से हाइड्रोजन लेगा, क्रियात्मक समूह से हाइड्रोजन लेगा, दोनों H यहाँ से, एक O यहाँ से, जल बाहर निकल जाएगा, और दोनों OH जिस जिन कार्बनों जुड़े होते हैं उसके बीच का क्या टूट जाएगा, बंध। ऐसे ही समझाया है? अरे ऐसे ही समझाया ना? बताओ इधर क्या बन जाएगा, CH3, ये तो बच ही रहा है। और ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, CH पर, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा CH। और CH का कार्बन का ही बंध टूट जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ग्लाइकॉल में जिन कार्बनों पर OH जुड़ा होता है उनके बीच का बंध टूट जाता है, और इसके ऊपर जो H लग रहे हैं, ये दोनों H निकल जाएंगे। तो CH किससे जुड़ जाएगा, O से, किसके द्वारा, डबल बॉन्ड O के द्वारा। और इधर क्या बच रहा है, CH2, तो प्लस लगा के लिख दोगे आप, क्या भैया, CH2 डबल बॉन्ड O। सही है हिसाब किताब। और एक क्या बाहर निकल जाएगा आपका, H2O। बताओ, ये तो बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड, ये बन गया आपका फॉर्म एल्डिहाइड। बन गया नहीं बना? तो आपके जब ग्लाइकोल हो गया, तो फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है, और एल्किल एल्डिहाइड भी बन सकता है। एक और ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं मैं, ऐसे ले लूं भाई, CH3 है, C है, CH3 है,
यहां पर भी आपके क्या है, 2 CH3 लगा देता हूं। कितने CH3? 2 CH3, और इन पर लगा देता हूं OH और OH। बताओ कि पहली बात, क्या ये ग्लाइकॉल है जो मैंने बनाया है? क्या ये ग्लाइकॉल है ना? तो इसमें ग्लाइकॉल तो है, क्योंकि दो निकटवर्ती कार्बन पर दो क्या आ रहे हैं, OH। प्रोसीजर अपन कर लेंगे इसका। जो रूट पद्धति में कुछ स्पेशल कोई नाम बनेगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन तो है ही, 2 पर भी मैथिल है और 3 पर भी क्या है, मैथिल है। तो इसका पूरा नाम होगा 2,3 डाई मैथिल। लिख दूं कहीं? यहां लिख देता हूं। चलो क्या लिखूं? 2,3 डाई मैथिल। सही है। और उसके बाद 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में 2 पर और 3 पर क्या है, ऑल है। ठीक है ना? तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, ब्यूट एन, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। ये इसका पूरा क्या है, नाम है। 2,3 डाइमेथिल, 2 पर और 3 पर दो मैथिल आ रहे हैं, डाइमेथिल। ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन, ब्यूटेन हो गया। और 2 पर और 3 पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर दो बार क्या आ रहे हैं, OH। OH को क्या कहते हैं, ऑल। तो क्या कहोगे, डाई ऑल। और इसको तुम क्या कर दो, CH3 COO का होल 4 PV की उपस्थिति में क्या कर दो, इसका ऑक्सीकरण करा दोगे। बताओ कहां से जाएगा ऑक्सीजन, कहां से हाइड्रोजन लेगा? एक तो यहां से और एक यहां से, दोनों जगह से ले लेगा। और ये कार्बन कार्बन के बीच का क्या टूट जाएगा, बंद। ये टूटेगा भाई बंद हमेशा। बोलो क्या बन जाए उधर? तो CH3 किस पे जुड़ा हुआ है, C पर। CH3, दोनों CH3 किस पे जुड़ रहे हैं, C पर। और C और O के मध्य क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्योंकि इसका H गया, इसका भी H गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। कितने अणु बन जाएंगे इसे, 2। देखो, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, बन गया कीटोन आपका। और प्लस क्या निकल जाएगा आपका, H2O। कोई गड़बड़? कुछ समझ में आया? जल्दी बताइए भैया, कुछ समझ में आया कि सब कुछ समझ में आ गया? अरे बोलो। ये है यहां से यहां तक ठीक है ना? सी है, 2 CH3 लग रहे हैं, C है, OH है, 2 CH लग रहे हैं, C है और OH है। तो 2 कार्बन निकटवर्ती कार्बन पर 2 OH आ रहे हैं, इसलिए ग्लाइकोल है ये। लेकिन इसका ग्लाइकोल का अपन प्रॉपर नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज्यादा हो गए। तो इसका IUPAC नामकरण करेंगे। तो IUPAC नामकरण में 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। 2 नंबर पर मैथिल है और 3 नंबर पर भी मैथिल है। तो क्या लिखा, 2,3 डाई मैथिल। 4 कार्बन है तो क्या कहा, ब्यूटेन। 2 पर और 3 पर क्या है, OH। तो 2,3 डाई ऑल। और इसको अपन इसकी उपस्थिति क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकारक जो है क्रियात्मक समूह से हाइड्रोजन ले जाएगा यहाँ से, और यहाँ से दोनों H गए और ये आपका O गया, तो जल तो निकल गया। और ये O की बैलेंस पूरी करने के लिए ये कार्बन कार्बन के बीच का क्या टूट गया, बंद, बन गया कीटोन। कोई दिक्कत किसी को? तो इससे अपन एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। सही है ना? लिखा दूं? क्या कहोगे, जब ग्लाइकोलों, जब किसका भैया, ग्लाइकोलों का HiO4, नाम क्या है, पर आयोडिक अम्ल। क्या नाम है, पर आयोडिक अम्ल, या CH3COO के होल 4 PB, यानी कि टेट्रा एसिटेट लेड के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, तो एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। लिख दीजिए, फॉर्मेलिटी करो। लिखो जब, लिखो जब ग्लाइकोलों का, जब ग्लाइकोलों का, लिखो HiO4, HiO4 कोष्टक में नाम लिखो, पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल, या HiO4 कोष्टक लिख दिया, पर आयोडिक अम्ल। या देखो CH3COO का होल 4 PB, CH3COO का होल 4 PB। ठीक है ना? इसका कोष्टक नाम लिख दो, टेट्रा एसिटेट लेड, टेट्रा एसिटेट लेड। कोष्टक में क्या लिख दो, इसका नाम लिखो, के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, तो ऑक्सीकरण किया जाता है तो बताओ क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं, तो एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं।
और अब आप उदाहरण डाल करके ये सब लिख दीजिए। ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। तीनों को ढंग से पढ़ करके समझ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्योंकि जब पेपर में प्रश्न आएगा, पेपर में क्या आएगा, प्रश्न एरो के ऊपर HiO4 लिख देगा, CH3COO का होल 4 PV लिख देगा, तो उससे पहचान करना मुश्किल होता है कि ये कह क्या रहा है। तो अगर आपकी पढ़ी हुई है, समझी हुई है, तो पता लग जाएगा। तो ये वास्तव में दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। और ऑक्सीकरण कैसे करते हैं बता चुका हूं मैं आपको, इधर से H, इधर से H O के साथ, और ये दोनों कार्बनों के जो बीच का बंध है ये हमेशा टूट जाएगा। जो जिनमें OH OH लगे उसके बीच वाला बंध टूटेगा। चाहे आप डॉट डॉट लगा लो, और समझ में आ गया है तो नहीं लगाना तो मत लगाओ। बना लिया होगा मेरे ख्याल से अपने तीनों रिएक्शंस। मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, आप अपना ख्याल बताएं। कैसे 5 बच्चे रह गए, जो होता ही नहीं सारे बच्चों के इस पे। नाम जरूर लिख लेना, एथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइऑल। प्रश्न आ जाए कि उस ग्लाइकॉल का नाम लिखिए जिसका CH3COO होल 4 PV या HiO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो ये है आपका, इसका नाम भी लिख दिया मैंने, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2। हाँ बेटा बोलो। CH3C, इसका नाम लिखा है था पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल। HiO4 का मैंने कोष्टक में नाम लिखा है पर आयोडिक अम्ल। उसके बाद ये लिखा है था CH3COO का होल 4 PV, और इसका भी नाम लिखा है था कोष्टक में। क्या लिखा था अपना नाम उसने, टेट्रा एसीटेट लेड। टेट्रा एसीटेट लेड। ठीक है भैया। लिख ली सब रिएक्शंस, ठीक है ना। आगे ये लिखा था कि उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। इतनी सी बात थी। चलिए, एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अवक्रिया है, उस अवक्रिया को लिखिए आप, प्रश्न लिख दीजिए। या वैसे तो नाइट्रो एल्केनों से बनाने की विधि है, थर्ड डाल दीजिए, लिखो नाइट्रो एल्केनों से। नाइट्रो एल्केनों से। अब नाइट्रो एल्केनों से अपन जो काम करेंगे, तो इसका एक नाम है इस अवक्रिया का, तो एक प्रश्न लिखो उसके नीचे, क्योंकि अपनी पुरानी आदत रही है हेडिंग डलवाने के बाद अपन उसमें फिर क्या लिखा देते हैं, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लेंगे अपने इसका। तो प्रश्न ये है कि नैफ अवक्रिया, कौन सी अवक्रिया, नैफ अभिक्रिया क्या है समझाइए। नैफ अभिक्रिया क्या है समझाइए।
हाँ भैया, कौन सी अभिक्रिया? नैफ अभिक्रिया क्या है, समझाइए। ये मिटा दूं मैं? अरे चलिए बनाओ। यहाँ CH3 था, यहाँ कार्बन था, और ये आपका, मैंने दो तो पहले ही मिटा दिए, वो लिख लिए थे क्या? चलिए इसको भी लिख लो फटाफट, इसका नाम लिख देना 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइऑल। सही है। तो वास्तव में नैफ अभिक्रिया शुरू किससे होगी? नाइट्रो एल्केनों से। तो मैं नाइट्रो एल्केन ले रहा हूं, मेरे पास है CH3CH2NO2। बताओ क्या ये नाइट्रो एल्केन है? सिर्फ बता दीजिए आप मुझे। अगर आप बता दोगे तो मैं मान लूंगा कि ये नाइट्रो एल्केन है। नाइट्रो एल्केन है कि नहीं बताओ। ये लिख लिया बेटा? अरे ये लिख लिया लास्ट वाला रिएक्शन, मिटा दूं उसको? जिसने मना किया था मिटाने के लिए वही बोले कि सिर्फ मिटा दो। चलिए अब इधर ध्यान दो। आगे आप बताओ क्या ये नाइट्रो एल्केन है? जल्दी से बताओ। है ना नाइट्रो एल्केन? NO2 को नाइट्रो एल्केन कहते हैं, और ये आपका एल्केन है ही। एक बात और बता दो, ये नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? नाइट्रो एल्केन का जो NO2 है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा डिग्री है ये? 1 डिग्री। कौन सा है? 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। हम 2 डिग्री भी लेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल अपन क्या कहेंगे कि नाइट्रो एल्केन है। बताओ इस नाइट्रो एल्केन में जो NO2 समूह लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है या विकर्षी होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला या देने वाला? बताओ कैसा होता है? बोला करो थोड़ा सा, कोई भी बोलो। आज मैंने इसका सही इलाज कर दिया है। आज आपकी अभिक्रिया जो आवाज जो है ना, वो चेंज यानी कि रिवर्ट नहीं होगी। आप बोल सकते हैं सारे बच्चे। अपना स्पीकर ऑन रख सकते हो आप। अपना स्पीकर ऑन रखें सब, सारे बच्चे स्पीकर ऑन रखें जिसके घर में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और बोलें फिर। स्पीकर ऑन करें। बताओ, तो NO2 में जो नाइट्रोजन है, उससे कौन जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन। तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन? कौन लेगा बताओ? ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बंधनता क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरी बात, नाइट्रोजन पर एक ऑक्सीजन जुड़ा है कि दो ऑक्सीजन? तो दो जुड़े हैं, और दोनों ही ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे। सही है। तीसरी बात, नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वायतम कोष में कितने होंगे? 5। भाई टोटल 7 थे। तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से इसने एक तो बंध में यहां काम ले लिया, 2 बंध में यहां काम ले लिया, 3 तो बंध में काम आ गए, और 2 ऑब्सेसिव बंध के रूप में इसने प्रदान कर दिए। तो बताओ क्या इस नाइट्रोजन पे कोई इलेक्ट्रॉन है? 5 थे, पांचों के पांचों काम आ गए। एक यहाँ पर, 2 यहाँ बंध बनाने में, और 2 यहाँ देने में। पांचों के पांचों काम आ गए। पांचों काम आने के बाद इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या लग रहे हैं? 2 ऑक्सीजन परमाणु लग रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से क्या होती है? ज्यादा भी होती है। तो बताओ बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन कि नाइट्रोजन? तो ये ध्यान रखना, NO2 जो है, अब मैं इसको पूरा सीधा लिख देता हूं। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का होता है। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं आपको, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का होता है NO2। तो NO2 किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? कार्बन से। और कार्बन किससे लेगा बताओ? हाइड्रोजन से लेगा। तो अंत में किसका मरना? हाइड्रोजन का। चैप्टर संख्या 13 पढ़ा चुका हूं, नाइट्रो एल्केन भी आपको पढ़ा चुका हूं, और वहां लिखा हुआ था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कौन भैया? नाइट्रो एल्केन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? कुछ याद आ रहा है? तो आपका ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये यहां से आसानी से क्या दे देगा? हाइड्रोजन दे देगा। और हाइड्रोजन देने वाला यानी कि H+ देने वाला किसकी तरह काम करेगा? अम्ल की तरह काम करेगा। तो इसको चेक कर सकते हो आप। इसको इस प्रकार से अगर बात करोगे तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कार्बन के हाइड्रोजन?
बताओ कौन ले, कार्बन लेगा तो इधर क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, और इस पर अगर प्लस आया H प्लस के रूप में, यहाँ क्या आया माइनस। तो ये H प्लस अगर कोई देता है तो उसको क्या कहते हैं अम्ल। तो ये अम्ल की तरह क्या करता है व्यवहार करता है। अब हम अभिक्रिया पाए जाते हैं नैफ अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे आप, NaOH के बाद। बताओ NaOH अम्ल है कि क्षार है, तो ये क्षार है तो ये क्या देगा OH माइनस, और ये क्या देगा आपका H प्लस, यहीं से देगा अल्फा स्थिति से ही देगा। ये आपको याद रहना चाहिए कौन सी स्थिति से देगा, अल्फा स्थिति से। पेपर वाला अलग से हाइड्रोजन लटका के नहीं देगा, वो आपको ऐसे लिख के देगा CH2, अगर रिएक्शन में अगर सूत्र लिख के दिया उसने तो ये H प्लस यहाँ से देगा और यहाँ से क्या जाएगा OH माइनस क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा बताओ CH3CH और क्या आ गया आपका NO2। और CH पर इसने H प्लस दिया था तो यहाँ क्या आया था माइनस, और माइनस पर क्या लग जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ क्या लग जाएगा आपका Na। कोई गड़बड़, बताओ बाहर क्या निकल गया H2O। मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैंने यहीं लिख दिया है, सही है। अरे बन गया ना ये, तो इस क्या बन गया आपका, ये सोडियम तो इसमें लग ही गया, और बाकी नाइट्रो एल्केन नहीं है, यानी कि मैं इसके कह सकता हूँ नाइट्रो एल्केन का सोडियम लवण। ये क्या है नाइट्रो एल्केन का क्या है सोडियम लवण, क्योंकि ये अम्ल की तरह काम कर रहा है और ये किसकी तरह काम कर रहा था क्षार की तरह। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके हमेशा क्या बनाते हैं लवण। ये अम्ल है और ये क्या है क्षार। इसने यहाँ से H प्लस दिया है, यहाँ से इसने क्या दिया है OH माइनस दिया, तो अम्ल और क्षार ने अभिक्रिया करके क्या बनाया सोडियम लवण। तो इसको लिख सकते हो आप नाइट्रो एल्केन का, क्या लिखोगे नाइट्रो एल्केन का सोडियम लवण। कौन सा लवण सोडियम लवण। और सोडियम लवण जो है ना इसका अपन क्या कराएंगे ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तुम जैसे इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो इसका यहां से क्या निकल जाएगा NaNO2, ये NaNO2 बाहर निकल जाएगा। तो इस कार्बन का एक बंद तो यहाँ से टूटा और एक बंद यहाँ से, तो दो बंद टूटे, दोनों बंदों पे क्या लग जाएगा आपका ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा CH3CH पर डबल बॉन्ड क्या लग जाएगा O प्लस क्या निकल गया NaNO2। बताओ बन गया नहीं बना एल्डिहाइड, बन गया। ये जो आपने कब बनाया एल्डिहाइड, जब ये कौन सा डिग्री लिया है 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री लोगे तो क्या बनेगा कीटोन, यानी कि दोनों ही बनते हैं एल्डिहाइड ही बनते हैं और कीटोन भी बनेंगे। तो इसलिए इस अभिक्रिया से एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही प्राप्त होते हैं। लैंग्वेज पे फोकस करो, दोबारा से क्या कहोगे, जब नाइट्रो एल्केनो की अभिक्रिया किसके साथ NaOH के साथ की जाती है तो नाइट्रो एल्केनो का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के क्या देता है एल्डिहाइड व कीटोन देता है। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं नैफ अभिक्रिया कहते हैं। लिखो फटाफट लिखो, जब नाइट्रो एल्केनो नाइट्रो एल्केनो आंसर डाला, और आंसर डालने के बाद हेडिंग डालना नैफ अभिक्रिया, डाला कि नहीं डाला। लिखो जब नाइट्रो एल्केनो की अभिक्रिया, जब नाइट्रो एल्केनो की अभिक्रिया लिखो NaOH के साथ की जाती है, NaOH के साथ की जाती है तो नाइट्रो एल्केनो का, तो नाइट्रो एल्केनो का सोडियम लवण प्राप्त होता है। नाइट्रो एल्केनो का सोडियम लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, नाइट्रो एल्केनो का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड व कीटोन देता है। ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड व कीटोन देता है। हो गया।
बन गया क्या भैया? अब आप इस रिएक्शन को लिख दीजिए यहां से यहां तक। अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। गोपाल लिख लिया? क्यों भाई? बालको, शाबाश। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 1 डिग्री जो नाइट्रोएल्केन होते हैं उनसे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और जो 2 डिग्री जो नाइट्रोएल्केन होते हैं उनसे क्या प्राप्त होता है, कीटोन। फिर लिखो, नोट लगा के लिखना। क्या लगाना है कि नोट, और नोट लगा के लिखिए आप, लिखो नैफ अभिक्रिया, नैफ अभिक्रिया में, नैफ अभिक्रिया में 1 डिग्री नाइट्रो एल्केनों से, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केनों से, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केनों से एल्डिहाइड तथा 2 डिग्री नाइट्रो एल्केनों से, तथा 2 डिग्री नाइट्रो एल्केनों से कीटोन प्राप्त होते हैं। 2 डिग्री नाइट्रो एल्केनों से कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। आपने जो रिएक्शन लिखी है उसके कोष्टक में आप वहां जाकर क्या लिख सकते हो कि क्या थी ये, 1 डिग्री। ठीक है ना? लेकिन 1 डिग्री में आपका ये बना क्या है, एल्किल एल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड बना, अभी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना। क्या इस विधि से फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं क्या? तो चेक करके देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ क्या चाहिए, एच। एच ही तो चाहिए। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एच। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एच। और यहाँ अगर एच लगाऊंगा तो ये CH2 में एच लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये CH3NO2। क्या ये संभव है? क्या नाइट्रोमेथेन हो सकता है या नहीं हो सकता? बताओ भाई, सैफुर समाधिया। क्या नाइट्रोमेथेन इस दुनिया में हो सकता है क्या? तो नाइट्रोमेथेन बिल्कुल स्टेबल होता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, बनवाया भी है हमने। तो ये नाइट्रो एल्केन है, NaOH के साथ अब क्या करोगे, तो OH हाइड्रोजन लेके जाएगा, कहां से, यहीं से लेके जाएगा, अल्फा स्थिति यही है। तो बताओ क्या बन जाएगा, इससे H जाएगा, इससे OH जाएगा, तो इसमें CH2 तो ये रह ही जाएगा, आगे NO2 रह जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका Na बन जाएगा। ये नाइट्रोमेथेन का क्या बन गया, सोडियम लवण। ठीक है ना? और इसका अपन क्या कराओगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कराओगे, ऑक्सीकरण। तो वो सेम प्रोसीजर है। बताओ क्या निकल जाएगा, NaNO2, और बच जाएगा आपका CH2 पर क्या लगा दो आप, डबल वन लगा करके O, और साथ में क्या निकल गया, NaNO2। बताओ फॉर्मल्डिहाइड क्या इस विधि के द्वारा बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बताओ नीरज, बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं ना? क्लियर हो गई कहानी, कोई गड़बड़ तो नहीं है? लिखा दूं? तो आपको मैंने कहा 1 डिग्री, हालांकि ये भी 1 डिग्री में ही आता है, हालांकि इसमें तो उसको 0 डिग्री कहता हूं क्योंकि ये कार्बन किसी कारण से जुड़ा हुआ नहीं है, पर फिर भी इसको 1 डिग्री ही माना जाता है। ठीक है ना? तो अब आप लैंग्वेज तो लिखी दी, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ तक की फॉर्मेलिटी बना दो, बनाओ सारे सारे। हालांकि 1 डिग्री वही था, ये भी 1 डिग्री में ही ले सकते हैं, लेकिन सही सही वास्तव में ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री का कोई नॉमेनक्लेचर आपकी केमिस्ट्री में है नहीं कहीं पर भी। तो एक कार्बन जुड़ा हो या किसी से भी नहीं जुड़ा हो तब भी इसको 1 डिग्री में ही लिया जाता है। ये प्रोसीजर है।
बन गया। तो ये बन गया आपका Na2 यहाँ पर आ गया, ये बन गया आपका फॉर्म एल्डिहाइड। बन गया भैया। क्यों भैया, बन गया ना सबका? वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं एक 2 डिग्री वाला उदाहरण ले लेता हूँ। बताओ क्या है आपका, मैंने दिया CH3CH, चलो ऊपर लगा देता हूँ CH3NO2। क्या ये नाइट्रो एल्केन है? बताओ, क्या ये नाइट्रो एल्केन है? तो हाँ बिल्कुल है, NO2 लगा हुआ है, CH3CH ठीक है, तो नाइट्रो एल्केन था। लेकिन 1 डिग्री या 2 डिग्री? तो ये हो गया आपका 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। क्यों है 2 डिग्री? आपको सबको पता है, क्योंकि NO2 इस कार्बन जुड़ा हुआ है, जो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 से। ये सारी चीज आपको पहले से आती है। बताओ, इस 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन में, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? बताओ जल्दी से भाई। ये क्षार ले रहा हूं मैं, तो क्षार के लिए यहाँ पर अम्ल की तरह काम करेगा ये या नहीं करेगा? NO2 इसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये कार्बन कहां से लेगा? हाइड्रोजन से। तो H आराम से दे देगा यहाँ से। तो इसका H प्लस किसके साथ जाएगा? OH के साथ। क्या बाहर निकल जाएगा आपका? H2O। बताओ क्या बन जाएगा? CH3C। ऊपर भी क्या लग रहा है? CH3। आगे क्या लगा हुआ है? NO2। और इस पर क्या लगा दिया आपने? Na। सही है, बन गया सोडियम लवण। अरे बन गया सोडियम लवण। भाई यहाँ से H जो था वो H प्लस गया किसके साथ? OH माइनस के साथ। और H प्लस के स्थान पर क्या लग गया आपका? सोडियम। क्लियर है कहानी? कुछ गड़बड़ है? हाँ। अब बताओ क्या करा दें इसका? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करा दूं? इसका ऑक्सीकरण। तो बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaNO2 निकल जाएगा। और Na2 निकल जाएगा, तो इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा आपका? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के द्वारा, क्योंकि इसका एक बंद यहाँ से टूट रहा है, एक बंद यहाँ से टूट रहा है। तो इस C पर ऑलरेडी कितने CH3 हैं? 2। एक C पर ऑलरेडी कितने CH3 हैं आपके? 2 तो CH3 हैं ही, और इस पर क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड O। और आप चाहो इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, और प्लस निकल जाएगा आपका NaNO2। तो ये क्या बन गया आपका? कीटोन। हालांकि इसका प्रॉपर नाम क्या है? एसीटोन। बताओ समझ में आ गई विधि? नहीं आई? प्रोसीजर तो वही है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? हम पर सोडियम लगा दिया, NaNO2 बाहर निकाल दिया, डबल बॉन्ड करके O लगा दिया। इस रिएक्शन को लिख दीजिए। तो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन होगा तो कीटोन बनेगा। ये लैंग्वेज लिखाया है ऊपर? अरे ऊपर लिखाया है ना? सो तो नहीं गए सभी आप लोग? हाँ भाई, किसी को नींद वींद ज्यादा आ रही हो तो बता देना आप मुझे, मैं इसको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक पहुंच जाओ, और यहाँ तक पहुंच जाओ। निकिता और दीपांशु ने तो कसम खा रखी है कि हम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे बोलेंगे तो। सही कह रहा हूँ? लिख दो रिएक्शन फटाफट 2 डिग्री वाली। चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग पे इसमें आप में से किसी की आवाज नहीं आती, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये इसकी एक खास बात ये है, ना तो इसमें वो जाता है तुम्हारा बगल में किसी का ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आई है नहीं आई, ना कोई व्हाट्सएप का कोई मैसेज आता है तो वो अचानक ऊपर दिखता था, वो भी इसमें नहीं दिखता। प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपकी आवाज नहीं जाती, आवाज मेरी ही जाएगी। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो अब आप हेडिंग डालें। क्या डालें अब आप? हेडिंग डालें या हमारा फेवरेट प्रश्न लिखोगे? चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए, सीधी रिएक्शन लिख दीजिए। लिखो, रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या है समझाइए। लिख दीजिए, रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या है समझाइए। कौन सी अभिक्रिया भैया? रोजेन मुंड अभिक्रिया। तो रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में क्या करनी है अपन को?
बात करनी है तो कर लेते हैं अपन रोजनमुंड अभिक्रिया के बारे में। देखो ये है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये है Cl। बताओ क्या कहोगे इसको? आर सी ओ Cl को क्या कहते हैं? आर सी डबल ओ को क्या कहते हैं? इन दोनों में से एक तो आपको आता ही होगा, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, बोलो। इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? और कार्बोक्सिल में से OH हटा के क्या लगा दो आप? Cl, तो इसको कहते हैं अम्ल क्लोराइड। क्या है ये? अम्ल क्लोराइड, ठीक है ना। इस अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे अपन? H2 के साथ। आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ खराबी है, आपको सही आ रही है आवाज? हाँ सही है। चलिए इस रिएक्शन को कर लेते हैं, फिर बाकी क्लास कब करेंगे? कल करेंगे। 8:30 होया है, बहुत है इतनी क्लास, फिर रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा पहुंचने में। तो ये आपका जो है इसका सिर्फ आपको अपचयन कराना है। हालांकि मैंने आपको बता रखा है अपचयन कराने में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, और कहां जोड़ोगे? डबल बॉन्ड पे। तो इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, बोलो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। तो एक H ऊपर जोड़ दो, एक H कहां जोड़ दो? नीचे। तो ये बन जाएगा RCH, नीचे क्या आ गया? OH, और आगे क्या आ गया? Cl। ये बन गया। और ये कार्बन पर OH और Cl कभी स्थायी नहीं होते, तो यहां से आखिरकार क्या बाहर निकल जाता है? HCl बाहर निकल जाता है। तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, यानी कि एल्डिहाइड। तो ये H को मिला करके HCl ही बाहर निकलना है, तो अपन सीधा ऐसे कह सकते हैं इसका जो Cl है वो एक H के साथ यहाँ से कहाँ निकल जाएगा? बाहर, और एक H इसके स्थान पर आगे लग जाएगा। बात वही तो हुई भाई। अब क्रिया को आप कैसे भी करा सकते हो, प्रॉपर प्रोसीजर तो यही है, लेकिन लंबा ना करके छोटा कर रहे हैं अपन। Cl क्या ले जाएगा? बोलो H, तो HCl निकल जाएगा, और एक H जो बचेगा वो यहाँ आगे लग जाएगा। क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, और ये आपका H प्लस क्या निकल गया आपका? HCl। ध्यान रखना रोजेनमुंड अभिक्रिया के द्वारा केवल एल्डिहाइड बनेंगे। केवल क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। तो पहली बात तो ये लिख दीजिए आप, आंसर डाल दिया आपने, आंसर में हेडिंग डाल दो रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया डाल दिया ना आपने। और उसमें आप क्या कहोगे कि इस विधि के द्वारा केवल एल्डिहाइडों का निर्माण होता है, कीटोनों का निर्माण इस विधि के द्वारा नहीं होता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, देखो इस अभिक्रिया के द्वारा, हालांकि ये लास्ट में लिखानी चाहिए थी बात, पर लिख दो पहले शुरुआत में। देखो इस अभिक्रिया द्वारा केवल एल्डिहाइड, इस अभिक्रिया के द्वारा केवल एल्डिहाइड, इस अभिक्रिया के द्वारा केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइडों करो, इस अभिक्रिया द्वारा केवल एल्डिहाइडों का निर्माण होता है, कीटोनों का नहीं, कीटोनों का नहीं। ठीक, प्रोसीजर समझो आप। क्या कहोगे? लैंग्वेज में बता रहा हूं। जब अम्ल क्लोराइडों, अम्ल क्लोराइडों की अभिक्रिया किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ की जाती है। तो बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? बोलो, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण के अपचयन? अपचयन कहलाता है। तो अपचयन ही करा रहे हैं अपन यहाँ पे। तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो अपचयन होता है वो कहां पर होता है? डबल बॉन्ड पर होता है। तो डबल बॉन्ड ये रहा, एक ऊपर और एक नीचे, ये बन गया। और अगर हम इसमें से HCl बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? R, अरे क्या है? RCH पे क्या लग जाएगा आपका? डबल बॉन्ड O। तो बताओ इसमें, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई R है C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या लगा हुआ? H। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही तो है। ये जो एल्डिहाइड बना है, बताओ इसमें फिर से डबल बॉन्ड O है या नहीं है? या डबल बॉन्ड है या नहीं है? है। तो इसमें दोबारा से फिर से अपचयन होना चाहिए कि नहीं? हाइड्रोजन दोबारा जोड़ना चाहिए कि नहीं? जुड़ना चाहिए। तो ये जुड़ जाएगा, तो ये बनना चाहिए ना RCH, नीचे क्या आ जाएगा? OH, और आगे क्या आ जाएगा? H। तो चेक करो ये क्या बना, एक H ऊपर जोड़ा है, एक H नीचे जोड़ा है, तो एक ऊपर जोड़ दिया एक नीचे जोड़ दिया, तो बन गया RCH भाई, एक H और CH2OH, तो एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? तो आपको एल्कोहल बनाना है कि एल्डिहाइड बनाना है? तो एल्डिहाइड बनाना है तो आपको अभिक्रिया इसी जगह पर रोकनी पड़ेगी, यानी कि इससे आगे होने वाले अपचयन को रोकना पड़ेगा, आगे अपचयन नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। तो आगे अपचयन ना हो तो उसके लिए तो जब भी हाइड्रोजन लेते हैं तो जनरली इसमें उत्प्रेरक लेते हैं पैलेडियम। क्या लेते हैं? पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं या अपचयन कराते हैं। तो ये अपचयन कराओगे तो पहले तो ये बनेगा आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फिर करोगे तो क्या बनेगा आपका एल्कोहल। हमको एल्कोहल नहीं चाहिए, हमको एल्डिहाइड ही चाहिए, तो अभिक्रिया यहीं पर रोकनी चाहिए। तो अभिक्रिया को रोकने के लिए हम यहाँ साथ में डालते हैं BaSO4। ये बेरियम सल्फेट जो है इस उत्प्रेरक को विषाक्त कर देगा, ताकि इस एल्डिहाइड का इस एल्कोहल में क्या नहीं होगा, अपचयन नहीं होगा। विशेष ध्यान देना इस अभिक्रिया को। तो ध्यान रखना, क्या कहोगे जब अम्ल क्लोराइडों की अभिक्रिया किसके साथ, H2 के साथ PD व BaSO4 की उपस्थिति में की जाती है तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। पूछा गया है प्रश्न एक बार बोर्ड में कि रोजेनमंड अभिक्रिया में प्रयुक्त BaSO4 का कार्य बताइए। तो बताओ बेरियम सल्फेट का काम क्या है। तो ये बेरियम सल्फेट क्या काम करता है कि ये पैलेडियम उत्प्रेरक को क्या कर देता है, विषाक्त, ताकि एल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयन नहीं होता है। समझ में आ गई बात कि बेरियम सल्फेट क्यों डाल रहे हैं अपन? ये इस उत्प्रेरक के गुणों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। शुरुआत होगी वैसे ही इसका क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब एक बार अभिक्रिया हुई फिर आगे अभिक्रिया होने नहीं देगा, और आगे अभिक्रिया नहीं होगी तो एल्डिहाइड ही मिलेगा आपको। एल्डिहाइड का अपचयन होकर के एल्कोहल आपको प्राप्त नहीं होगा। कहानी समझ में आ गई? लिखा दूं? अरे बोलो आके ना। अरे समझ में आ गई बात, नहीं आई? लिखो। लिखो जब लिखो जब अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ PD व BaSO4, PD व BaSO4 की उपस्थिति में की जाती है। PD व BaSO4 की उपस्थिति में की जाती है तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को लिखो आप। और एक उदाहरण डाल करके भी लिखना। बताओ क्या बनेगा। मैं इस अभिक्रिया को बात पूछ रहा हूं आपसे, बताओ क्या बनेगा। CH3C डबल बॉन्ड O नीचे लगाऊं और आगे क्या लगाऊंगा, H। सही है, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। और आप इसको चाहो तो ऐसे सीधा भी लिख सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये CHO, एक H यहाँ और एक H यहाँ। तो कार्बन पे जुड़ता है, ऑक्सीजन नहीं जुड़ता, कार्बन जुड़ता है, तो कार्बन के साथ लिखोगे तो ऐसे लिख दो, प्लस क्या निकल जाएगा आपका, HCl। ये इसका उदाहरण हो गया। अब अगला लिखो BaSO4 का कार्य, बेरियम सल्फेट का कार्य। बताओ क्या कह रहा था कि BaSO4 क्या काम करता है, कि यह बेरियम सल्फेट जो है अभिक्रिया में प्रयुक्त पैलेडियम उत्प्रेरक को क्या कर देता है, विषाक्त कर देता है, ताकि एल्डिहाइड का किस में, एल्कोहल में अपचयन ना हो। बताओ बात समझ आ गई? इस रिएक्शन को लिखने के बाद हेडिंग डाल दी होगी आपने, BaSO4 का कार्य। लिखो BaSO4 कार्य, हम लिखना स्टार्ट करो, BaSO4 कॉमा लगाओ, कॉमा लगा लिखना PD
PD उत्प्रेरक, पैलेडियम उत्प्रेरक को विषाक्त कर देता है, पैलेडियम उत्प्रेरक को विषाक्त कर देता है ताकि एल्डिहाइड का, ताकि किसका भैया, एल्डिहाइड का, ताकि एल्डिहाइड का किसमें, एल्कोहल में, ताकि एल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयन ना हो, एल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयन ना हो। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गया आपको पैलेडियम क्या काम करता है। तो पैलेडियम जो है, सॉरी पैलेडियम नहीं, BaSO4, पैलेडियम तो उत्प्रेरक है, BaSO4 पैलेडियम उत्प्रेरक को क्या कर देता है, विषाक्त कर देता है, मतलब उसकी क्रियाविधि को नष्ट कर देता है, ताकि इस जो एल्डिहाइड बना है उसका एल्कोहल में क्या ना हो, अपचयन नहीं हो। ठीक है, अब आप एक नोट और लगाओगे इसी में ही, अभी तो शायद पहला ही नोट लगाएंगे अपन, दूसरा थोड़ी है, BaSO4 का काम सीधे लिखा दिया, तो एक नोट और लगाओगे। बताओ इस विधि के द्वारा एक ऐसा एल्डिहाइड है जो नहीं बनता है, सारे एल्डिहाइड इस विधि के द्वारा बना सकते हैं सिवाय एक एल्डिहाइड के, और वो एल्डिहाइड है आपका कौन सा, फॉर्मएल्डिहाइड। ध्यान रखना, इस विधि के द्वारा फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर आपको फॉर्मएल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ H आना चाहिए, इस जगह पर यहाँ क्या आना चाहिए, H, तो यहाँ H आने के लिए यहाँ भी क्या होना चाहिए, H ही होना चाहिए। तो अगर ये हो जाएगा H, तो उसको आपकी फॉर्मिक अम्ल का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। और ये HCOCl जो है ना, ये दुनिया में पाया ही नहीं जाता है, स्टेबल ही नहीं होता है। जब ये नहीं होगा तो ये अवक्रिया भी नहीं होगी, और ये अवक्रिया नहीं होगी तो ये फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण भी नहीं होगा। कारण समझ आ गया। क्या कहोगे कि इस विधि के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है क्योंकि HCOCl अस्थायी होता है, क्योंकि ये दुनिया में पाया नहीं जाता है। लिख दीजिए, नोट लगा के लिखना। देखो इस अवक्रिया के द्वारा, इस अवक्रिया के द्वारा, इस अवक्रिया के द्वारा फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता, फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है, फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि, क्योंकि ऐसे लिख दीजिए, HCOCl अस्थायी होता है। यही तो चाहिए हमें बनाने के लिए, और ये बनता ही नहीं है क्योंकि HCOCl अस्थायी होता है। ठीक है, एक अभिक्रिया है जिसका नाम है स्टीफन अभिक्रिया। मुझे बताओ, क्या मैं स्टीफन अभिक्रिया आपको पहले पढ़ा चुका हूं, पढ़ा दिया, तो अब मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, कहाँ करा दिया है, पहले पुराने चैप्टर में, चैप्टर संख्या किसमें कराई बताओ, 10 में कराया ना। तो स्टीफन अभिक्रिया और दे रखी है आपके लिए यहाँ पर, लेकिन अब मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है ना, तो स्टीफन अभिक्रिया पहले जब 10वें चैप्टर में पूरा डिटेल लिखा हुआ, सेम रिएक्शन है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लिखा के लिखा चुका हूँ पहले। अब आप हेडिंग डालिए, क्या डालिए, हेडिंग, और कोई रिएक्शन रिपीट नहीं है। लिखो, केवल कीटोन बनाने की अभिक्रिया, केवल कीटोन बनाने की अभिक्रिया, केवल एल्डिहाइड बनते हैं दो अभिक्रियाओं से, एक तो स्टीफन अभिक्रिया और एक आपके रोजेन-मुंड अभिक्रिया। रोजेन-मुंड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आई है, हालांकि सरल सी ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आती है। हेडिंग डाल दे, केवल कीटोन बनाने की अभिक्रिया, अंडरलाइन कर दो, हेडिंग बना दो, कब पढ़ाएंगे, कल। ठीक है ना, बताओ कब बनाएंगे, क्या पढ़ाएंगे कल, केवल कीटोन बनाने की अभिक्रिया। मैं एक चीज और पूछ रहा था आपसे, एक रिएक्शन थी जैम, सॉरी क्या नाम था उसका, जैम डाइक्लोराइड के जल अपघटन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि, बताओ पढ़ाई है कि नहीं, जैम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से, मुझे याद है शायद मैंने करा दिया आपको।
करा दी ना। चलिए, मैं कल भी पूछ रहा था, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। चलिए, इसी के साथ ये समस्या सॉल्व होती है। कुछ पूछना हो तो बताओ। शाम को क्लास लें फिर 1 घंटा। टाइम वैसे लेट हो गया ना आप लोगों का, जल्दी करा देते हैं कोर्स। क्यों भाई, शाम को ले लें 6:30 से क्लास। बोलो। अरे नालायक को बताओ। हाँ, शाम को 6:30 से क्लास ले लेते हैं, ज्यादा तो फिर नहीं बचा चैप्टर ये। पर फिर भी बच रहा है, टाइम लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने में। तो अपन शाम को लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और आपको क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो एक खास बात यह है कि रिकॉर्डिंग हो ही रही है, तो आप उसको दोबारा से फिर से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालांकि ज्यादा पन्ने नहीं बचे हैं, थोड़े से पन्ने बचे हैं, पर बच रहे हैं अभी। अभी लगेंगे इसको 8 5 7 दिन। ठीक है ना, तो शाम को 6:30 बजे बात करते हैं आप लोगों से। ओके, अब आप लीव कर सकते हैं।